प्रश्न एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिक। देखिए, पृथ्वी का जो घन गहराई है, यदि हम ध्यान से देखें, यदि हम ये पृथ्वी का एक गोला मान लें, जो इसका बीच का सेंटर है वो 6371 किलोमीटर पे है। ठीक है, और हमने जो खुदाई की है अभी तक केवल 4 किलोमीटर तक की है, साउथ अफ्रीका में सोने की खान पे। इसका मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की जानकारी है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से या हम खोद के नहीं देख सकते, हमको दूसरे ही सिस्टमों पे आधारित रहना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है? इसमें बी भूकंप विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, जो पृथ्वी के आंतरिक स्रोत हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होती है वो दो प्रकार के। पहला है अप्राकृतिक, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम इसको घनत्व को इंक्लूड करते हैं, दाब को, और तीसरा ताप को। अप्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल, और दूसरा है प्राकृतिक प्रत्यक्ष, जिसको भी हम कह सकते हैं प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल कह सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर है ज्वालामुखी, भूकंप, तरंगे एक्चुअली यहां पे है ना, भूकंप तरंगे, और तीसरा है उल्कापिंड। तो इन सब में यदि आप देखिए ज्वालामुखी भी है, लेकिन जो प्रत्यक्ष एकदम जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किससे होती है? बी भूकंप से। क्वेश्चन 2, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ए वैन डर ग्रेट द्वारा, टैली द्वारा, स्वेज द्वारा, और होम्स द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? एडवर्ड स्वेज। ये ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम था, यहीं पे मैं लिख देता हूं, एडवर्ड स्वेज। इन्होंने रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इसकी रासायनिक संरचना, तो पहला वर्ड क्या था? सियाल। देखो यहां मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसको कहा गया सियाल। दूसरा है सीमा, ठीक है, ये है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और तीसरा है नीफे, निकल प्लस फेरियम, Ni प्लस फेरियम, फेरियम मतलब लोहा। इस आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान मास का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32%, 52%, 68%, 83%। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। 68% बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। और जो मेंटल में 68% द्रव्यमान पाया जाता है, और यहाँ पे ये पाया जाता है 32%। कोर में कितना पाया जाता है? 32% के भाग के करीब पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, मोहो असंबद्धता स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल और बाहरी मेंटल के बीच। ये मोहो संबद्धता क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब भूकंपी लहरें चलती हैं, उनकी स्पीड में यदि अंतर आ जाता है तो वहां पे मानते हैं कि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, उसी को असंबद्धता कहते हैं। तो यदि हम इसको देखेंगे, ये क्या है? 100 किलोमीटर तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? क्रस्ट, ठीक। फिर मेंटल है बीच के वाले भाग में, ये क्या है? 2900 किलोमीटर पे। और ये 6371 किलोमीटर पे क्या है? कोर, करोड़ भी कहते हैं ना इसको, करोड़। तो ये क्या है? हमने कहा जो मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता पाई जाती है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये मोह क्रस्ट और मेंटल के बीच में। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी असंबद्धता है, जैसे क्रस्ट के दो भागों को जो अलग करती है, ये जो क्रस्ट है ना, इसके दो भागों को अलग करती है, इसको हम कहते हैं कोनाड।
याद रखिएगा। क्रस्ट और मेंटल को करती मोहो, इसको फिर से लिख लीजिए मोहो। और ये जो मेंटल है ये भी दो भागों में बटा है, इसको जो अलग करती है उसको कहते हैं रेपिटी, असंबद्धता। फिर मेंटल और जो कोर को अलग करती है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो कोर को दो भागों में अलग करती है उसको कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। ये इस तरह पृथ्वी पे कितनी असंबद्धता होगी, 1 2 3 4 5, 5 असंबद्धता होगी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक क्रस्ट और मेंटल के बीच में। पृथ्वी की कोर किस तत्व की प्रधानता होती है, सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, निकल, लोहा और निकल। तो किस तत्व की प्रधानता है इसके अंदर, फिफ्थ का डी, लोहा और निकल की। हाँ, निकल का Ni प्लस एफिफेरियम, इसी को नीफे भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग, नीफे। और इसके बारे में आप जान लीजिए कोर के बारे में कि ये इस तरह एक चित्र बना लेते हैं हम लोग। ये 2900 किलोमीटर पे क्या है, मेंटल है, और ये 6371 के बीच में क्रोड है। तो इन दोनों को कौन सी परत अलग करती है, इसको करती है गुटेनबर्ग, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, गुटेनबर्ग। और ये आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड को कौन सी करती, लेहमैन, लेहमन है ना, लेहमन करती है। तो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो 2900 से ये जो गुटेनबर्ग से लेके लेहमन तक है, इसको जो हम ऊपरी कोर कहते हैं, इसकी जो गहराई है वो करीब करीब है 5100 किलोमीटर, ठीक है। और ये आंतरिक है, और ये तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और इसमें एस तरंगों का जो वो होता है प्रवेश नहीं हो पाता। और इसका जो घनत्व, इसके जो पूरी कोर का जो घनत्व वो करीब है 11 to 13। सिक्स्थ क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों का दिखता है, ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। तो इसका उत्तर है सीमा। सीमा कैसे, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसकी प्रधानता पाई जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता, ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। तो उसका उत्तर है सी नीफे। अभी हम लोग को पढ़ा था ना, नीफे, निकल प्लस फेरियम। इसी फेरियम की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये क्रस्ट है, और ये जो कोर है ये आंतरिक भाग है, चुंबकीय वो करता है, चुंबकीय बिहेवियर रहता है इसका, कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है नीचे आती है। इसका प्रमुख कारण है कि इसके आंतरिक भाग में फेरियम लोहे की उपस्थिति है। 8th क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है, ए परदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। सबसे ऊपरी भाग में क्या है, परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है, फिर ग्रेनाइट पाई जाती है, और लास्ट में बेसाल्ट। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी समुद्र की सतह बनी हुई है, समुद्री सतह है ना, बेसिन, वो भी किससे बनी हुई है, बेसाल्ट निर्मित है, वहां भी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है, ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो इन प्रश्नों को उत्तर देखने का जो सही क्रम है उसका कौन सा ये उत्तर होगा, इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 46.8 है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की।
भूप्रपट्टी की, है ना, 46.8 है। सिलिकॉन की मात्रा है 27.7 है। फिर एल्युमिनियम की मात्रा है 8.1 है, और जो आयरन है वो करीब 5% पाया जाता है। इसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ओसाई, इसको याद रखिएगा तो बहुत आसानी से। लेकिन यदि संपूर्ण अर्थ के संदर्भ में ले तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या है, ये लोहे को हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी पे, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी में आयरन की मात्रा हो जाती है 35। उसके बाद यही क्रम चलता है, ऑक्सीजन हो जाता है 30, सिलिकॉन हो जाता है 15%, और फिर आ जाता है चौथा मैग्नीशियम हो जाता है 13%। तो याद रखिएगा कि जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे मात्रा क्या है, ऑक्सीजन की है। जब पूरी अर्थ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयरन की है। तो यदि हम आयरन को ऊपर ले आएंगे तो जो फर्स्ट, उसके बाद ये दोनों सीक्वेंस में आएंगे। तो इसका उत्तर क्या है, डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। 10th क्वेश्चन, धरातल में मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी, ए 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। तो मैंने बताया था ना कि जो मोहो असंबद्धता किसको अलग करती है, किसको अलग करती है, ये है ना, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो किसको अलग करती है, मोहो क्रस्ट और मेंटल को करती है। और जो इसकी गहराई है करीब 33 किलोमीटर है, या 30 उत्तर दिया है तो सही माने जाएगा ये 33 किलोमीटर इसका। तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल की ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की आंतरिक परत को, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला सी, पृथ्वी की आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। हम इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये संपूर्ण पृथ्वी है, एक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो ऊपरी की परत क्या है, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। ये क्या है, स्थल मंडल। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे लिथोस्फेयर। इसको क्या कहेंगे हम, लिथोस्फेयर। और ये करीब 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, 200 किलोमीटर की गहराई है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, और इसका घनत्व करीब 3.5 है। तो ये क्या, ऊपरी भाग क्या है, लिथोस्फेयर एल। बीच के भाग को कहते हैं पाइरोस्फेयर, पाइरोस्फियर, ठीक है, पी, इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पाइरोस्फियर। ये करीब करीब 2880 किलोमीटर की गहराई पे है। और यहां बेसाल्ट, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट की अधिकता मिलती है, और इसका घनत्व है 5.6। ये जो आंतरिक परत है, ये वाली परत, इसको हम कहते हैं बैरोस्फेयर या बैरिस्फेयर। ये वाला बैरिस्फेयर, ये आंतरिक भाग को कहते हैं। और ये 2880 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक है, जो कितना है, 6371 किलोमीटर पर स्थित है। और इसका जो घनत्व है 813 है। और यहाँ पे नीफे, निकल प्लस फेरियम की अधिकता है। तो ऊपरी परत को क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर, मध्यवर्ती भाग को कहेंगे पायरोस्फेयर, और ऊपरी और सबसे आंतरिक भाग को बैरिस्फेयर, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि हम वर्ड याद रख लें तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या है, तीसरा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। 12th क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर और 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो इसका उत्तर क्या है, सी वाला, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। लेकिन ये औसत है, इस तरह नहीं बढ़ता। एक्चुअली क्या है कि पहले 100 किलोमीटर पे ये जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस के प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर के दर से इसमें वृद्धि होती है।
उसके बाद क्या होता है, फिर 300 किलोमीटर तक ये प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर वृद्धि होती है, और उसके बाद अबव, इसके बाद अबव 300, इस बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। इस आधार पर माना जाता है जो केंद्र का तापमान है वो करीब कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन औसत जो पढ़ा जाता है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर ही पढ़ा जाएगा। तो इसका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 13, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल, कोर में किया गया। यह विभाजन जेफरीज, होम्स, डेली और ग्रांट का, ये है ग्रांट का, और ये किसके आधार पे है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, याद रखिएगा ये किसके आधार पे किया गया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे ये विभाजन किया गया है। 14 क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे औसत, ठीक है। 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 4.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 3.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसको रख लेते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है लिथोस्फीयर, उसका घनत्व कितना है, 2.7 से 2.9। मध्य की जो घनत्व है उसका 3.0 से 5 है, 5.5 तक है। जो आंतरिक परत है इसका घनत्व है 11 to 13। तो ऊपरी परत का घनत्व तो हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक परत का जो घनत्व हमें किससे पता है, भूकंपीय लहरों से पता चलता है। तो चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसकी अधिकता है, निकल और फेरियम की, तो चूंकि ये लोहा है तो इसका घनत्व अधिक है। तो इसका मतलब है कि ऊपरी परत यदि 2.7 से 2.9 है और आंतरिक घनत्व 11 से 13 है, तो इसका संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होगा, 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पृथ्वी का आंतरिक घनत्व माना जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन वॉल्यूम पाया जाता है भूपरपट्टी में, मेंटल में, आंतरिक कोण में, बाहरी कोण में। तो उसका उत्तर है ए मेंटल में, करीब ये 83% यहाँ पाया जाता है, और जो करोड़ है ये दोनों मिला के ये करीब पाया जाता है 16%, और 0.5% यहाँ पे पाया जाता है, 0.5%। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का है वो 83% किसके पास पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। इसका जो उत्तर है ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भाग छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल पे मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना, ये वाला भी सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये उत्तर गलत है। तो ये आंसर सही होगा, क्यों, क्योंकि जो महाद्वीपीय है उसका जो घनत्व 2.7 है, और जो महासागरीय है उसका 3.0। तो कौन सा अधिक घनत्व वाला हो गया, महासागरीय। तो इसका मतलब ये डी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। मेंटल के संबंध में निर्मित कौन सा कथन असत्य है, इसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में, यह भी क्वेश्चन मार्क वाला है। पृथ्वी के आयतन का 83.5%, बिल्कुल जो मैंने पहले बताया था। द्रव्यमान 67.8 भाग मेंटल में, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 30 से लेकर 5.5 तक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये क्या है, ये वाला बी वाला उत्तर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका ऊपरी भाग प्लास्टिक अवस्था में है जबकि आंतरिक भाग ठोस अवस्था का बिहेव करता है, नहीं लेकिन बिहेव करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का बी। महाद्वीप महासागर के श्रेणी के उच्चावच हैं, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, महाद्वीप महासागर। सेकंड के अंतर्गत आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अपरदन से
निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के हो गए? बिल्कुल फर्स्ट श्रेणी के उच्चावच हो गए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस, डायना टेलर और जेफरीज ने। इसका उत्तर है हैरी हेस ने 1962 में इसका किया था। लेकिन दो तीन चीजें याद रखिएगा कि जो प्लेट शब्द है इसका जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था उसको विल्सन ने किया था। ये कनाडा के भूगर्भ शास्त्री थे। और प्लेट टेक्टोनिक जो वर्ड है वो किसने किया था? WJ मॉर्गन ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओवरऑल थ्योरी हैरिस और दो तीन लोगों ने मिलकर दी थी, लेकिन हैरी हेस का ही नाम सबसे प्रयुक्त होता है 1962 में। लेकिन जो प्लेट शब्द है वो किसने? विल्सन ने किया था। प्लेट टेक्टोनिक मॉर्गन ने इस्तेमाल सबसे पहले किया था। स्थलमंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। ये इस तरह आप बना लीजिए। ठीक है, ये मेंटल हो गया और ये क्रस्ट हो गया। तो ये क्रस्ट का संपूर्ण भाग, ऊपरी क्रस्ट, और मेंटल का, ये मेंटल का ऊपरी भाग। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्रस्ट और मेंटल को कौन सी परत अलग करती है? जिसको हम कहते हैं मोहोरिको, है ना। और ये मेंटल के दोनों भागों को कौन सी परत अलग करती है? जिसका नाम है रेपेटी। और मेंटल और कोर को कौन सी अलग करती है? जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग। ठीक, तो इसका उत्तर सी वाला होगा, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। 22 क्वेश्चन, मेंटल के निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका लोहा। तो याद रखिएगा सबसे पहली परत कौन सी थी? सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। तो ये क्रस्ट हो गया एक तरह से, याद को ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया, है ना। तो कौन सी परत आ गई इसके अंदर? सी वाली, सिलिका और मैग्नीशियम, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन दिशा में भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव भूमध्य रेखा और पश्चिमी भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा और पूर्व। तो इसका उत्तर भूमध्य रेखा और पश्चिम। इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था ये 1912 में वैगनर ने दिया। वैगनर कहा कि प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक थे, जिसको उन्होंने कहा पैंजिया, जिसका वर्ड उन्होंने रखा पैंजिया। यदि मान लीजिए सारे महाद्वीप एक है, इसके चारों तरफ जो कौन सा था? पैंथालासा सागर था। ठीक है, इसके बीच में भी एक सागर था जिसको उन्होंने कहा टैथिस। टैथिस के उत्तरी भाग को उन्होंने कहा अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये जो पैंजिया का जो ब्रेकअप हुआ वो किस काल में हुआ? कार्बोनीफेरस युग में। पैंजिया कई भागों में बढ़ गया, जो वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो विभाजित हुआ कार्बोनीफेरस युग में, उसके बाद ये किस तरफ इसकी दिशा हुई टूटने की, मूवमेंट की? भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर हुई। देखिए, वैगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? देखिए, मैंने अभी ये प्रश्न कराया था तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। ए कैम्ब्रियन, बी पर्मियन, सी कार्बोनीफेरस और डी प्रीकैम्ब्रियन। तो इसका उत्तर होगा सी कार्बोनीफेरस। 25वां, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला न्यूनतम सिद्धांत कौन सा? टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, चतुष्फलक परिकल्पना और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अलग अलग रूप से देखा जाए तो टेलर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है वो कब आया? वो आया 1910 में।
जो वास्तव में पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित था। ठीक है, फिर वैगनर का आया 1912 में, जो ठीक है, और जो चतुष्फलक सिद्धांत था वो लोथियन ग्रीन का था। लोथियन ग्रीन का यह सिद्धांत था। और जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था अभी हम लोगों ने पढ़ा 1962 में हैरी हैस के द्वारा है। तो इसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? डी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। निम्न महाद्वीप में कौन गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका उत्तर है बी, उत्तरी अमेरिका इसका भाग नहीं था। इसके अंतर्गत आप दक्षिण एशिया भी जोड़ लीजिए, दक्षिण एशिया भी इसका भाग था। ठीक है, दक्षिण एशिया। तो उत्तरी अमेरिका किसका? अंगारा लैंड का भाग था, जिसके अंतर्गत अंगारा लैंड के अंतर्गत न केवल उत्तरी अमेरिका आता है बल्कि यूरोप का भी भाग सम्मिलित होता है। 28वां, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एल्फ्रेड वैगनर, एफ बी टेलर, हैरी हैस और डब्ल्यू जे मॉर्गन ने। तो इसका उत्तर होगा हैरी हैस ने इसका प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? धरातल से 2900 किलोमीटर की गहराई पर चट्टानों का घनत्व अचानक 5.5 से बढ़ के 10 हो जाता है। बिल्कुल सही है। बाह्य कोर पिघली अवस्था में है, यह भी बात सही है। बाहरी और आंतरिक कोर के बीच विचरण असंबद्धता, यह प्रश्न चिन्ह है। ऊपरी और निचली मेंटल के बीच रेपेटी है। तो बाहरी और आंतरिक कोर के बीच कौन सी है? लेहमैन असंबद्धता है, पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है। फिर ये क्वेश्चन आ गया जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भारत की धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पे गहराई पे तापमान वृद्धि कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस 32 फीट। तो इसका उत्तर तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की दर से पृथ्वी के अंदर पे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है।